अब हम आगे बढ़ते हैं, आसन के बाद में प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले कुछ और भी चीजें हैं, उनको देख लेते हैं चैप्टर 1 में ही। अब भोजन के बारे में कुछ बात कही गई है। पहले चैप्टर में योगियों को, जो सिद्ध योगी हुए उनको नमस्कार करते हुए हठ योग का क्या उद्देश्य है यह बताते हुए, ठीक है ना, यम नियम इत्यादि की चर्चा करते हुए और साधक बाधक तत्वों की चर्चा करते हुए, फिर आसनों की चर्चा करते हुए टोटल 15 आसन बताए, उसमें 4 महत्वपूर्ण आसन बताए। इसके बाद में उन्होंने कहा है कि अब फर्स्ट चैप्टर में ही खाना पीना कैसा होना चाहिए, योगी का यौगिक आहार कैसे होना चाहिए। उसके पहले उन्होंने कहा है सूत्र नंबर 57 में, चैप्टर नंबर 1 सूत्र नंबर 57 आप देखें तो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, मिताहारी हो, कम खाने वाला हो तथा योग के प्रति पूर्ण समर्पित हो, ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 वर्ष का समय लगता है उसको सिद्धि प्राप्त करने में, अगर वह आहार उसका ठीक है, मिताहारी है, योग के प्रति पूर्ण समर्पित है और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। ऐसा योगी 1 साल में सफलता को प्राप्त कर सकता है, सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब आगे जो खाने की बात की गई है या आहार की बात की गई है, उसकी चर्चा की गई है सूत्र नंबर 58 में। सूत्र नंबर 58, सुस्निग्धम मधुर आहार। आप सूत्र नंबर देखें, सुस्निग्धम से स्टार्ट हो रहा है। आपका जो भोजन है, योगी का जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन होना चाहिए। भगवान को अर्पित करके अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। इस बात को बहुत ठीक से समझ लेना, इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कहा गया है? जो तो इसमें कुछ कह रहे हैं, अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो बीच में पूछेंगे, अदरवाइज म्यूट रखेंगे। सुस्निग्ध, स्निग्ध मतलब होता है चिकना, ठीक है ना, तो सुस्निग्ध होना चाहिए, चिकना भोजन होना चाहिए, और लाइक घी इत्यादि। मधुर भोजन होना चाहिए, और भगवान को समर्पित करने के बाद जितना भी भोजन है पूर्ण, अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाना चाहिए, मतलब 1/4 कम भोजन करना चाहिए। इसको मिताहार कहते हैं। कई बार पूछते हैं कि मिताहार क्या है। जैसे कि आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाना, 1 रोटी की जगह छोड़ देना। उसमें ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि 4 रोटी की जगह है अगर आपने के पेट में पूरा, तो 2 रोटी खाना, यानी 1/2 आपका सॉलिड फूड होना चाहिए। 1/4 1/4 भाग पानी के लिए होना चाहिए, और 1/4 भाग हवा के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लीजिए, 1/2 सॉलिड फूड, 1/4 लिक्विड, 1/4 एयर। ठीक है। कई बार अगर पूरा फुल गाड़ी लोडेड हो जाता है तो पानी और हवा के लिए जगह नहीं बचती है। ठीक है ना, लंबी लंबी फिर गहरी सांसें लेनी पड़ती है। तो जब भोजन आप करते हैं तो जगह थोड़ा सा बचना चाहिए, ताकि वो चर्निंग, जो आपका पाचन होता है आपके पेट में, वो प्रॉपरली हो सके। अदरवाइज फिर ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, एसिडिटी बनती है, गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, कहीं कुछ होता है। ठीक है, इसको कहते हैं मिताहार। अब क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि साधक के लिए अपथ्य, 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, पथ्य एंड अपथ्य, ये नोट कर लीजिए। पथ्य मतलब खाने योग्य, अपथ्य मतलब नहीं खाने योग्य, या योगी को जो वर्जित है। तो पहले अपथ्य की चर्चा की गई है, योगी को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, सूत्र नंबर 59 चैप्टर 1।
कटु आप लोग लिखते जाएं चाहे, और चाहे तो आप अंडरलाइन करते जाइए अपने बुक में। कटु बहुत ज्यादा कड़ुआ, तीखा। अम्ल बहुत ज्यादा एसिडिटी वाला भोजन, खट्टा जिसे बोलते हैं। कटु मीन्स कड़वा या कैसा? कटु, कटु, कटु और तीखा दोनों अलग अलग है, आप लिख लीजिए। कटु, अम्लीय, तीखा, नमकीन, अधिक गरम, हरी साग, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मद्य मीन्स मदिरा, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी। सर थोड़ा सा धीरे। सर कुल्फी या कुल्थी? कुल्थी, कुल्थी, कुल्थी कुल्थी की दाल। हाँ, कुल्थी की दाल। बेर, हींग, कुल्थी के आगे क्या सर? हींग, हींग, लहसुन इत्यादि वस्तुओं का योग साधक, आदि वस्तुओं का योग साधक को आहार को नहीं खाना चाहिए, ये उसके लिए अपथ्य कारक है। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों बोला गया है। ये अपथ्य में आता है ना सर? हाँ, अब स्वात्मा राम जी ने ये लिख दिया है, और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो दूसरी बुक है ना, घेरंड संगीता पढ़ेंगे, उसमें इसमें कई ऐसी चीजें उसमें खाने को बोला गया है, जैसे कि दही है, छाछ है, ठीक है ना, ये सारी चीजें उन्होंने खाने के लिए बोला है, दूध, दही और ये मक्खन इत्यादि मिश्री। लेकिन इसमें बोला गया है कि उसको नहीं खाना है। उसमें साग खाने को बोला गया है, इसमें साग खाने को नहीं बोला गया है। ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, वो 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ये पहले लिखा गया था। तो इसमें ये लिखा है कि, और अगर इन शॉर्ट में आपको समझना है तो योगी को बहुत ज्यादा जैसे तीखा है, कड़वा है, अम्लीय है, तैलीय है, ज्यादा तेल है, ज्यादा गरिष्ठ है, मिर्च मसाले वाला है, इजिली डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। सिंपल सा। सर बचा क्या फिर अब? बहुत चीजें बचा है, अब आगे सूत्र में वो भी बताएंगे, उसको भी नोट कर लेना। जी ठीक है ना। और इसके अलावा इसी में और लिखो, अपथ्य में क्या और क्या क्या नहीं खाना है। अभी कुछ चीजें और हैं, इतने से छुटकारा नहीं है, अभी और लिखो। बार बार गर्म किया हुआ नहीं खाना चाहिए, ओवन में रख करके। रूखा, बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए भोजन, जैसे रोटी या कुछ भी है वो सूखा नहीं होना चाहिए। अधिक नमक, खटाई वाला, खट्टा, ये उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ठंड में प्रातः स्नान इत्यादि जो ज्यादा कष्ट देने वाले हैं उनको नहीं करना चाहिए। अब लिखिए जो जो खाना चाहिए, 62, सूत्र नंबर 62। गेहूं, पथ्य में लिखिए, उसमें ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, पथ्य मीन्स जो खाना चाहिए। गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, साठी चावल आता है,
जो इजिली डाइजेस्टेबल होता है अन्न, वो दूध, घी, दूध के लिए बोला गया है ना, दूध, घी, खांड, क्या सर? खांड? हाँ, मक्खन, मिश्री, मधु, मधु मतलब शहद, सूंठ, सर सूंठ, सौंठ? परवल जैसे फल। 5 प्रकार के साग उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं, कौन कौन से साग खाना चाहिए। जीवंती, भतुआ, चौलाई, अभी बहुत ढेर सारी आ रही है बारिश के समय पे, चौलाई। सर जीवंती और आगे? भतुआ, बथुआ। भतुआ, जीवंती, चौलाई, मेघनाद एक साग होता है, मेघनाद, और पुनर्नवा। पुनर्नवा एक मेडिसिनल प्लांट है। मूंग और वर्षा का जल, पहली नहीं, पहली बारिश होने के बाद जो बारिश होती है, ये योगी को खाना चाहिए। तो पड़ जाएगी बारिश। ये जितने भी साग बताए गए हैं, ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी आंखों के लिए। जीवंती, भथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा। सर जीवंती कौन सा फल मतलब वो होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना है। जीवंती अब गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है ना, कि जीवंती क्या है, क्योंकि कई जगह पर वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान में उसको कुछ अलग दूसरा बोलते हैं, कि आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उसको अलग नाम से जानते हैं। तो गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जीवंती साग करके सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे इसी में लिखिए, इन शॉर्ट में योगी का भोजन जो हेल्दी भोजन है वो सुमधुर और स्निग्ध होना चाहिए, चिकनाई युक्त होना चाहिए, गाय के दूध से बनी वस्तुएं मनो अनुकूल अच्छा लगने वाला होना चाहिए, सर गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, गाय के दूध से बनी हुई मिठाई या घी वगैरह। ठीक है, तो योगी को ये करना चाहिए। अब आप लोग ठीक है जो भी कर रहे हैं वो सब उचित है, आप सिद्ध योगियों को सिद्ध योगी की श्रेणी में आते हैं आप लोग, सर ठीक लगभग पास में ही है, बहुत ज्यादा तो कर नहीं खाते। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें एक आगे कहा गया है कि अभ्यास करने से ही योग में सिद्धि प्राप्त होती है, बिना अभ्यास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। योग में सफलता कभी शास्त्र पढ़ने से नहीं आती, ग्रंथ पढ़ने से नहीं आती है, तो प्रैक्टिस तो अभ्यास तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एक सूत्र आता है 65 और 66 में, केवल विशेष प्रकार का वस्त्र पहन धारण करने से कोई योगी नहीं बन जाता है, कि दाढ़ी लगा रखा ले, बाल बढ़ा ले, गेरुआ वस्त्र पहन ले तो वो योगी नहीं कहलाता है। वो उसको योग को सिद्ध करने के लिए अभ्यास ही करना पड़ेगा, और अभ्यास से ही वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अब हम खाने पीने की बात करने के बाद अब प्राणायाम के बारे में आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में, पहले चैप्टर में केवल इसकी चर्चा की गई है ना, आसनों को विशेष रूप से बताया गया है, पथ्य अपथ्य के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2, आप निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 2, और पहला सूत्र है, अथासने दृढ़े योगी वसिहि हित मितासनः गुरुपदिष्ट मार्गेण
प्राणायाम समभ्यसेत। आसन जब आपके दृढ़ हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो गुरु उपदेश के अनुसार से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के निर्देशानुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम करना इसलिए जरूरी है कि जब तक आपका प्राण श्वास नियंत्रण में नहीं है, तो आपका चित्त भी नियंत्रण में नहीं होगा। एक इसमें दिया है सूत्र, दूसरे नंबर का श्लोक जो है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। अगर आपकी श्वास की प्रक्रिया है, ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी, तो आपका चित्त, आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। तो मन बेसिकली आपके मन को शांत करने के लिए, प्राणायाम आपके मन को शांत करता है, स्थिर करता है। ठीक है। इन्होंने प्राणायाम करने के लिए कहा है कि सबसे पहले नाड़ी शुद्धि करना जरूरी है। ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि की बात उन्होंने सेकंड चैप्टर के सूत्र नंबर 7 और 8 में कहा है कि जो भी प्राणायाम करते हैं आप, वो प्राणायाम पहले नाड़ी शुद्धि करें और नाड़ी शुद्धि करने के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करें, अदरवाइज प्राणायाम में सफलता नहीं मिलेगी। पद्मासन में बैठ करके जो अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं ना, बाएं नासिका से लेके दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ना, यह नाड़ी शुद्धि का क्रम है। सर अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, शुद्धि और शोधन में है। नाड़ी शोधन में कुंभक लगाते हैं, अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं लगाते हैं। सर तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि एक ही हुआ? अरे मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि में अंतर है। नहीं, नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन अलग अलग है क्या सर? नहीं, वो एक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि में अंतर ये है कि अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं लगाते, नाड़ी शुद्धि में कुंभक लगाते हैं। अब नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन वो एक ही है। तो पद्मासन में बैठ करके बाएं नासिका से श्वास को अंदर लेना है, फिर रोकना है और फिर सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिने नासिका से छोड़ देना है। पुनः दाहिने नासिका से लेना है और फिर से कुंभक लगाना है और फिर बाईं नासिका से छोड़ देना है। यह नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है और इस तरीके से अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बहुत लोग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पार्क में कैसे करते हैं। सुबह सुबह पार्क में बैठ करके एकदम श्वासों की आवाज इस गति से चलती है कि पेड़ जो आसपास होते हैं लहराने लगते हैं। प्राणायाम का कभी भी अभ्यास इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह पार्क में जाते हैं तो कई लोग तो कपालभाति, 90% लोग कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास अलग करते हैं। दो लोग बैठ जाएंगे, शर्मा जी ने 100 स्ट्रोक किया तो गुप्ता जी 200 स्ट्रोक करेंगे और गलत करेंगे। ठीक है। तो जब वो करते हैं, कभी आप पार्क में जाइए ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो क्या करेंगे, कपालभाति में भी श्वास छोड़ेंगे तो वो शोल्डर्स का मूवमेंट करते हैं और चेहरे की आकृति ऐसे बना लेते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आप जब कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपके शोल्डर का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए, चेहरे में सौम्यता होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, केवल एब्डोमिनल मूवमेंट होना चाहिए। वैसे ही नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते समय दूसरे को ये दिखाना नहीं है कि मैं प्राणायाम कर रहा हूं। उसकी आवाज, श्वास लेने और छोड़ने की आवाज स्वयं को भी नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। ठीक है। श्वास लेने की और छोड़ने की, श्वास लेने को कहते हैं, लिख लीजिए, ये टेक्निकल टर्म है, आपको पूछा जाएगा। श्वास लेने को योग में कहते हैं पूरक, भूल नहीं जाना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इनहलेशन को बोलते हैं पूरक, श्वास को रोकने को बोलते हैं कुंभक और श्वास छोड़ने को बोलते हैं रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास लेना पूरक, श्वास रोकना कुंभक, श्वास छोड़ना रेचक कहलाता है, रेचक।
रेचन नहीं है, रेचक। और कुंभक दो प्रकार का होता है। जब आप श्वास लेकर के होल्ड करते हैं ब्रेथ को तो कहते हैं अंतः कुंभक, और जब श्वास को बाहर छोड़ करके श्वास को रोकते हैं आप तो कहते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है, इंटरनल कुंभक एंड एक्सटर्नल कुंभक। ठीक है, तो नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया में आपको यह ध्यान रखना है कि बहुत ही नाड़ी शोधन का जो अभ्यास है वो आपका धीरे गति में होना चाहिए, धीमी गति में होना चाहिए। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। हठ योग प्रदीपिका में 8 कुंभक हैं, अष्ट कुंभका शब्द प्रयोग किया गया है, अष्ट कुंभका। तो प्राणायाम को यहाँ पर कुंभक कहा गया है। तो टोटल आपके 8 प्राणायाम हठ प्रदीपिका में मिलते हैं। हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका कहिए, है ना। पहले हठ प्रदीपिका था, फिर हठ योग प्रदीपिका कर दिया जब बीच में उन्होंने पब्लिश किया, वो एक ही बात है। ऐसा कहा गया है कि आपको 3 महीने का समय लगता है नाड़ी शुद्धि करने के लिए, ये नोट कर लीजिए आप। तीन महीने से कुछ अधिक समय लगता है, जिससे अभ्यास करने से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। पहले ट्रैक क्लियर करना पड़ेगा ना, ट्रैक क्लियर नहीं होगा, नाड़ीज में अगर मल है बीच में अवरुद्ध है तो प्राण का प्रवाह ठीक से नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि प्राणायाम को पहले, नाड़ी शुद्धि को पहले ठीक तरीके से करें, इसके बाद प्राणायाम करें। और साधक को कब कब प्राणायाम करना चाहिए? 4 बार। योगी को टाइमिंग क्या कितनी होती है सर फिर इसमें नाड़ी शोधन में, नाड़ी शुद्धि में क्या चीज, टाइमिंग क्या रहेगी सर इसकी, कितना करना चाहिए, आप कितना? बहुत बहुत जल्दी आप क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आगे आगे का क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं आप लोग। कोई नहीं सर, आगे चलो सर, मैं बाद में हो जाएगा हाँ, क्लियर, कोई पहले एक दिक्कत बार नहीं। चैप्टर हो जाने दिया करिए, फिर जो संदेह रहता है वो संदेह का निवारण बाद में करेंगे। ठीक है सर, ठीक साधक को प्रातः सुबह, मध्याह्न दोपहर में, संध्या शाम को और अर्धरात्रि, इस प्रकार दिन में 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभक की संख्या धीरे धीरे 80 तक होनी चाहिए। यानी श्वास रोकने की प्रक्रिया 80 बार सुबह, 80 दोपहर, 80 शाम को और 80 रात में। अब दिमाग में ये आता है कि सोएंगे कब, ठीक है। लेकिन योगी का तो लक्ष्य ही यही है कि उसको सिद्धि प्राप्त करके समाधि को प्राप्त करना है। सिद्धि प्राप्त नहीं, समाधि प्राप्त करना है। सिद्धियां तो उसे स्वतः मिल जाती हैं बीच में। 80 कुंभक, 80 कुंभक समझते हैं, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, ये एक हुआ। अब आप श्वास रोकने की क्षमता सबकी अलग अलग होगी। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है उसको टाइम ज्यादा लगेगा 80 कुंभक में, जिसकी कम है उसको कम लगेगा। ठीक है ना। तो इसमें एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें ये कहा गया कि 5 मिनट करें या 10 मिनट करें। 80 कुंभक 80 बार, ठीक है ना। और आप ये मान के चलिए कि आपको एक ब्रीदिंग, एक बार एक साइकिल कंप्लीट करने में अगर आप 10 से 15 सेकंड लेते हैं, 10-15 सेकंड छोड़ते हैं और 30 सेकंड रोकते हैं, तो 1 मिनट में एक साइकिल पूरी होती है स्टार्टिंग में। और जब योगी थोड़ा सा, जब उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, तो वो 3 मिनट में एक बार श्वास लेता है। ठीक है ना। तो आप अगर 80 मिनट लगेगा आपको, है ना, तो आप 80 मिनट मतलब आप समझ रहे हैं, 1.25 घंटा आप इसमें डालेंगे। 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा, फिर 2-2 घंटे, फिर अगर उसका टाइम बढ़ जाता तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 शाम को, 3 घंटे रात में। कुंभक का टाइम बढ़ जाता है उसका। ठीक है ना। तो इतना करेंगे अभ्यास 80 टाइम्स, तो जाकर के उसको नाड़ी शुद्धि होगी। ऐसे नहीं करना है सुबह किया। मेरे पास में बहुत लोग सुबह ऑनलाइन क्लास करते हैं, उनको बोलो कपालभाति करो तो क्या करेंगे? 10 बार करेंगे, बोलेंगे हो गया। ठीक है। तो आपको अगर सिद्धियां ऐसे जागृत नहीं होती हैं, आपके अंदर प्राण का संचार ऐसे नहीं होता है, 10 बार कर लिया हो गया, 20 बार कर लिया हो गया, अगर एनर्जी आपका बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करेगा
तो आपको कुंभक लगाना पड़ेगा। और कुंभक के बारे में पता है क्या बोला गया है? चार आपकी 2-3 स्टेजेस आती हैं कुंभक करते समय। ये देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्राणायाम तो बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, मुझे 20 साल हो गए करते हुए। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं कि मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, मुझे 40 साल हो गया, और उनके शरीर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, उनके चेहरे में 12 बजे हैं, और वो बोलते हैं कि मैं 60 साल से योगा कर रहा हूँ। अरे 60 साल से कर रहे होते तो अभी तो सिद्ध पुरुष हो गए होते हैं, अगर ढंग से कर रहे होते, अगर उसको, तो है ना, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान में रोज लगाता हूँ, और घर जाते ही उसका एकदम गुस्सा फूट जाता है ना, गुस्से में एकदम लाल रहता है, तो काय का ध्यान कर रहे हैं? या मतलब उनके पूरे व्यवहार में और जीवन में, शरीर में वो चेंजेस नहीं दिखते हैं। कुंभक होल्ड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ये नोट कर लेना। कुंभक करते हुए शरीर से पसीना निकलने लगे तो यह कुंभक की पहली स्थिति होती है, फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्थिति में शरीर में कंपन होता है, पहले में पसीना निकलता है, दूसरे में कंपन होता है, और तीसरी स्थिति में प्राण जो है नीचे से ऊपर की तरफ ब्रह्मरंध्र की तरफ पहुंचता है। सर पसीना निकलना और कंपन, वाइब्रेट होना, और तीसरे में प्राण ऊपर जाना। अब देखो, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं। आप हाथों को रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे 2 बार रगड़िए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर 2-4 बार रगड़िए, ऐसे कर लीजिए, तो हाथों के बीच में क्या गर्मी पैदा होगी? नहीं। आपको सर्टेन स्पीड से सर्टेन टाइम तक रब करोगे तब हीट जनरेट होगी। एक उदाहरण के तौर पे, ये भी, कभी आपने दही बिलोया है, दही मक्खन बिलोया है? हाँ सर। दही से मक्खन निकालते हैं, तो उसको आप एक सर्टेन स्पीड में चलाते हैं, या 2-4 बार करके फिर थोड़ा सा घूमने चले गए, फिर आके थोड़ा घुमा दिया? सर वो नहीं सर, उसमें उसको चलेगा, कंटिन्यू ही हाथ में करना चलेगा, पड़ता है। कंटिन्यू करना पड़ता कंटिन्यू है। करना पड़ता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तभी दही से मक्खन निकलता है। वैसे ही प्राणायाम को करते समय तक मोटर में अगर नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना है आपको, तीसरी मंजिल में, चौथी मंजिल में, तो पावरफुल मोटर चाहिए ना, छोटी मोटर से तो नहीं चलेगा। तो आपका जो प्राण नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ प्राण को लेके जाना है, तो आपको कुंभक जो है प्राणायाम, पहली बात तो एक सर्टेन स्पीड से सर्टेन टाइम तक करना पड़ेगा, एक निश्चित समय तक। दूसरा, कुंभक जब होल्ड करते हैं ना, श्वास लेने और छोड़ने का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना रोकने का है। श्वास लेने का इंपॉर्टेंट नहीं है प्राणायाम में, ये ध्यान रखिए। आइडियल रेशियो जो बताया गया है प्राणायाम का, वो है वो 1:4:2, यानी 10 काउंट अगर सांस लेते हो तो 40 काउंट तक श्वास को रोकना है और 20 काउंट तक श्वास छोड़ना है। अब आप अगर 5 काउंट ही लेते हैं तो 5, 20, 10 करोगे, और अगर 1 मिनट आपकी कैपेसिटी है तो 1 मिनट लेना, 4 मिनट रोकना और 2 मिनट छोड़ना। तो मैं एक कॉमन आपको ये बता रहा हूँ कि 10 सेकेंड में लेते हो श्वास तो 40 सेकेंड रोकना और 20 सेकेंड छोड़ना, यह एक आइडियल रेशियो माना जाता है। ठीक है ना? इस रेशियो से अगर आप करते हैं, लेकिन ये रेशियो उनके लिए अप्लाई नहीं होता जो हार्ट पेशेंट है, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनको आप श्वास रुकवा देंगे तो वो तुरंत पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है जो हेल्दी है उसको श्वास को रोकना है। और जब आप श्वास रोकते हो तो क्या होता है, आपने कभी, अगर आपका कोई नाक और मुंह ऐसे बंद कर ले तो आपको क्या होता है, लंबे समय के लिए बंद कर ले, छटपटाहट होती है, शरीर पसीना छोड़ देता है, कप जाते हो, पूरे अंदर से हिल जाते हो। वैसे ही हठ प्रदीपिका में कहा गया है, चैप्टर नंबर 2 और सूत्र नंबर कहा गया है 2 का 12, कि पहली स्थिति जब आप कुंभक रोकते हो तो कुंभक रोकने में पहले शरीर में पसीना आने लगता है, फिर कुंभक जब और लंबा होल्ड करते हो तो बॉडी में वाइब्रेशन आने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, तब जाकर के इंजन स्टार्ट होता है और प्राण जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना। जब प्राण इतना करने पे जाएगा तो जो ऐसा करते हैं, ये वाला देखो, उनका प्राण तो यही नाक में ही नहीं घूम पाता होगा। ठीक है, तो नीचे कुंडलनी से कहाँ प्राण ऊपर जाएगा, है ना। तो अगर आपको साधना की दृष्टि से करना है, सिद्धियों की दृष्टिकोण से करना है,
तो आपको लंबा कुंभक होल्ड करना पड़ेगा, जितना हो सके उतनी देर ब्रेथ को होल्ड करना पड़ेगा। जितना आप होल्ड करते हैं उतना ही गैस एक्सचेंज का प्रोसेस आपके लंग्स में, एल्वेलाई में अच्छा होता है, आपका उतना ही स्टेमिना बढ़ता है। होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप ऐसे वॉक करते हुए कभी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, बैठे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम उसमें नीचे डुबकी लगाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस करते हैं श्वास को रोकने का। तो श्वास रोकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और सहज रूप में होना चाहिए। श्वास लिया, रोका, और फिर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो जो हम नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक बार में व्यक्ति कितनी श्वास लेता है, बताइए? 1 मिनट में सर 72 सेकेंड। 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार श्वास लेता है? मैं पल्स नहीं पूछ रहा हूँ। 3 से 4 बार। 3 से 4 बार? हाँ नॉर्मल। सर 21 बार तो शायद 60 हो जाता है। 14 to 16 का रेशियो जनरली निकलता है। किसका सर? 14 से 16 या 18 मैक्स टू मैक्स, इतनी बार लेता है। और जब योगी प्राणायाम करने लगता है तो वो कई बार 1 मिनट में 1 बार या 2 बार श्वास लेता है, उसके लिए कोई लागू नहीं होता नियम। MBBS की काफी ऐसी बुक्स हैं जिसमें ऐसा लिखा है कि ये नियम योगी के लिए लागू नहीं होता है। उसमें लिखा है, डेथ की डेफिनेशन लिखा है। डेथ की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? डेथ, उसमें लिखा है जब तक 3 मिनट तक योगी, नॉट योगी सॉरी, 3 मिनट तक किसी व्यक्ति की अगर पल्स नहीं मिले, हार्ट बीट नहीं मिले, ब्रीदिंग नहीं हो, तो उसको डेथ घोषित कर सकता है डॉक्टर। तो जब आप जाते हैं ना, वो चेक करता है, कब बोलता है सो सॉरी मैं नहीं बचा पाया, वो 3 मिनट तक चेक करता है कि 3 मिनट तक उसको कोई भी ब्रीदिंग नहीं हुआ, श्वास नहीं लिया, हृदय नहीं धड़क रहा है, पल्स नहीं मिल रही है, तो फिर उसको वो डेड घोषित कर देते हैं। लेकिन यह नियम योगी के लिए लागू नहीं होता है। स्वामी राम, जिन्होंने जॉली ग्रांट को की स्थापना की देहरादून में, स्वामी राम के वीडियोस भी यूट्यूब में बहुत पढ़े हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। दैट इज अ फैंटास्टिक बुक, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। वो हिमालय में कई दिनों तक रहे, कई योगियों से मिले। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अमेरिका में। उन्होंने कांच के एक चैम्बर में अपने आप को बंद किया था, और डॉक्टर्स की टीम थी, और उन्होंने कहा था कि आप इस चैम्बर को कंप्लीटली वैक्यूम कर दीजिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, और आप मुझे पूरा चेक कर लेना कि अपनी तरफ से कि मेरा पल्स, हार्ट रेट क्या है। तो वो धीरे से चैम्बर में गए और इसके बाद वैक्यूम किया गया। आधा घंटा 30-40 मिनट बाद में इसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, कुछ भी नहीं था, उनको पल्स भी नहीं था, हार्ट बीट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने 1 घंटे वेट किया, 1 घंटे बाद बोला कि ये कंप्लीटली डेड है, और वो 1 घंटे बाद उठ के बैठ गए। ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब में है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, और इसकी आप स्वामी राम एक्सपेरिमेंट इन USA ऐसा डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप ये सर्च किया करो जो मैं पॉइंट बताता हूँ, ठीक है? क्या नाम बताया सर? स्वामी राम? हाँ हाँ, स्वामी राम। तो योगी के लिए पॉसिबल है? सर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में पूछती हूँ। हाँ हाँ, वो सब बाकी बाद में। अरे पॉसिबल है, मतलब उनका पूरा लाइव वीडियो पड़ा है उसमें यूट्यूब में। पूरा डॉक्टर्स का टीम है, पूरा मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पूरा वहां पे था जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। और मेरे पास में कुछ कुछ फोटोग्राफ्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कई लोगों ने, महेश योगी ने, योगानंद जी ने, ऐसे बहुत ढेर सारे योगियों के मेरे पास पिक्चर्स हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं लेबोरेटरी में जाकर के, प्रॉपर अपना जब मेडिटेशन की स्थिति में गए हैं, उन्होंने अपने अल्फा बीटा गामा ब्रेन वेव्स जो होती हैं उनको चेक करने के लिए बोला है, तो उनका मशीनें बिल्कुल फेल हो जाती हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि जब समाधि की स्थिति में होते हैं तो नॉर्मल मेडिकल साइंस को कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो योगी के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना? ये आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। चलिए प्राणायाम में आगे बढ़ते हैं यार, बहुत टाइम हम लोग बीच में ऐसे निकाल देते हैं। अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, और ये कहा गया कि प्राणायाम के अभ्यास के बाद जो पसीना शरीर में निकलता है ना, उसको टॉवल से नहीं पोंछना चाहिए, उसको शरीर में ही रब करना चाहिए, ठीक है ना? उससे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है।
ठीक है ना। इसके बाद में कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंह, हाथी, बाघ धीरे धीरे वश में हो जाते हैं, वैसे ही प्राणवायु को आप धीरे धीरे अपने श्वासों को भी नियंत्रण में कर सकते हो। ठीक है ना। प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोगों का नाश किया जा सकता है या सभी रोगों का नाश होता है, किंतु प्राणायाम को गलत अभ्यास करने से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम इन द राइट वे, प्राणायाम विल डिस्ट्रॉय ऑल दी डिजीजेस, फिजिकल एंड मेंटल। और अगर आप गलत कर रहे हैं तो बहुत ढेर सारे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर देगा। ठीक है ना। स्पेशली प्राणायाम के संबंध में ये कहा गया है। क्या क्या हो सकता है आपको अगर गलत प्राणायाम करते हैं तो वायु के प्रकोप जैसे हिचकी, दमा, दमा समझते हैं, अस्थमा, खांसी, सिर, कान और आंख में दर्द होना, ईएनटी प्रॉब्लम होना, ये सारे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम रॉन्ग वे, रॉन्गली और इनकरेक्ट वे। वात दोष हो जाते हैं, अगर एक शब्द में लिखो तो वात दोष हो जाते हैं। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो आपका शरीर जो है निश्चित रूप से पतला हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास से भी, और कांतिमान हो जाता है। शाइनिंग, आपकी स्किन में शाइनिंग या ग्लो दिखेगा इफ यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम रेगुलरली। ठीक है ना। प्राणायाम के पहले उन्होंने कुछ क्रियाएं बताई हैं, शोधन क्रियाएं बताई गई हैं, जिसे षटकर्म कहते हैं। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। दीज आर द 6 क्लींजिंग प्रोसेसेस। मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले गेरंड संहिता के अनुसार एक एक वही है, केवल इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है। उसमें धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति है। इसमें धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ठीक है ना। इसमें त्राटक पहले ले लिया गया। ये 6 शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। तो मैंने इनको ऑलरेडी पहले वहां पे पढ़ाया है गेरंड संहिता में, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। थोड़ा सा बता करके मैं आगे बढ़ूंगा। पहला क्रिया है धौती। धौती के बारे में लिखिए। उसमें तो धौती के बहुत ढेर सारे प्रकार थे, है ना, बहुत 4 मेजर प्रकार थे। उसके बाद में उसके भी अंदर प्रकार आपने पढ़े थे। इसमें जो है केवल वस्त्र धौती का वर्णन किया गया है। कपड़े से जो वहां पे था ना वस्त्र धौती, केवल यहाँ पर वस्त्र धौती का वर्णन किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। वस्त्र, जो कपड़ा हम खाते हैं, एक कॉटन का मलमल का कपड़ा होता है सॉफ्ट, उसको खाते हैं और इसके बाद बाहर निकाल लेते हैं। बस यो सेम प्रोसेस उसमें भी मैंने एक्सप्लेन की थी, डिटेल में की थी उसको। इसमें उसका माप दिया है, नाप दिया है। 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा कपड़ा होता है। जल में भिगो करके गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निगलना चाहिए और पुनः धीरे धीरे से बाहर निकालना चाहिए। इसे धौती क्रिया कहते हैं। केवल इतनी सी बात यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद में कहा गया है कि धौती क्रिया से खांसी, आप ये नोट कर लीजिए बेनिफिट जो स्पेशल बताए गए हैं। इससे खांसी, दमा, अस्थमा, कुष्ठ रोग, तिल्ली तथा अन्य 20 प्रकार के कफ रिलेटेड 20 प्रकार के रोग होते हैं जो कफ से पैदा होते हैं। जिसका कफ बढ़ जाता है उससे 20 प्रकार के रोग हो जाते हैं। वो सारे प्रकार के रोग निसंदेह रूप से नष्ट हो जाते हैं जो कफ जनित रोग होते हैं। और गजकरणी एक वमन की क्रिया बताई थी आप लोगों को, पानी पी करके वॉमिट करना, वमन था वो। उसको गजकरणी भी कहते हैं। ये नाम मैंने वहां पे भी आपको बोला था कि आप लिख लीजिएगा, गजकरणी। धौती के बाद में दूसरी है बस्ती क्रिया। बस्ती, बस्ती क्या था? एनएस पार्टी की सफाई के लिए मैंने बताया था।
है ना, 2 प्रकार की शुष्क और स्थल बस्ती बताई थी। तो इसमें क्या बताया गया है, शुष्क और स्थल, एक तो जल बस्ती थी और एक स्थल बस्ती थी, उसको ही शुष्क बस्ती के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया बस्ती करने के लिए नाभि, जहां पानी बह रहा हो वहां पे नाभि से नेवल से खड़े हो जाना है, जैसा प्रक्रिया उसमें था। और गुदा में एक नली डाल करके उत्कट आसन करते हुए गुदा द्वारा हम लोग पानी को अंदर सक करते हैं और इसके बाद में उसको बाहर रिलीज करते हैं। ये बस्ती क्रिया है। एनस पार्ट की क्लीनिंग करने को बस्ती कहा जाता है। मैंने ये बताया था कि अभी मॉडर्न टाइम पे इसको कोई करता नहीं है, एनिमा का प्रोसेस हम लोग करते हैं जो नेचुरोपैथी में करते हैं। इससे भी आपके बहुत ढेर सारे रोग हैं वो ठीक होते हैं बस्ती क्रिया के बाद में। गैस्ट्रिक ट्रबल होता है वो ठीक होता है। वात पित्त और कफ जनित जितने भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। वात पित्त कफ तीनों प्रकार के जो रोग हैं वो दूर होते हैं। त्रिदोषों का संपूर्ण नष्ट करता है। जिनका त्रिदोष होते हैं ना, वात पित्त और कफ, तो जैसे मैंने धोती को बताया कि कफ से रोग जो होते हैं वो नष्ट करते हैं। यह क्रिया वात पित्त कफ तीनों दोषों की अगर कोई विषमता है, उससे जनित कोई रोग है तो वो ठीक करती है और जठराग्नि को जो है प्रदीप्त करती है और शरीर में चमक लाता है, शरीर में कांति आती है। ठीक है, तो धौती हो गया, वस्ती हो गया। नेति के बारे में सूत्र नेति का यहाँ पे वर्णन मिलता है। जैसे जल नेति बताई थी वैसे सूत्र नेति है। सूत्र नेति धागे से बनी होती है। इसकी लंबाई लिख लीजिए 9 इंच ये लंबी होती है। अच्छा, आप लोगों को अभी ये करना भी है, जल नेति सूत्र नेति है आप लोगों के पास में। संडे को कराऊंगा ये, कमिंग संडे जो है। सुबह सुबह ऑनलाइन ही जुड़ जाना, एक 6 से 7 सुबह कर लेना और इसके बाद में अपना जो भी काम है संडे को आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट जल नेति तो कर ही लें। तो अपना नेति पॉट रेडी रखना। तो वह सूत्र नेति के लिए 9 इंच ये लंबा कपड़ा होता है और हम नोज से डाल करके उसको मुख से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वो भी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा और जो करना चाहे वो साथ में कर सकते हैं। सर ये कपड़ा होता है या वो रबड़ का जो लिया है वो हमने? रबड़ नेति होता है, वो रबड़ नेति है। वो इजी है, अच्छा। रबड़ जैसा ही होता है, लेंथ उतनी होती है, चौड़ाई भी उतनी होती है, बट वो सूत्र का, धागे का बना होता है। आपको जो दिया है वो कैथेटर का है। सूत्र वाला हाँ। थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को करने में, धागा रगड़ता है अंदर। कैथेटर का इजिली हो जाता है। तो ओके। ग्रंथ में तो रबड़ नेति इनका वर्णन नहीं है, सूत्र नेति का है, बट वो इजी हो करने के लिए तो वो रबड़ नेति का इजाद कर दिया। जी। सूत्र नेति करने से कपाल प्रदेश, जो मस्तिष्क, जो आपका फोरहेड है, इसकी शुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है और स्कंध प्रदेश से ऊपर के, कंधे के ऊपर के जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे नष्ट करता है। यानी ईएनटी प्रॉब्लम जो भी है, ईयर, नोज और थ्रोट। धोती के बाद में आता है आपका सॉरी आपका धोती वस्ती नेति के बाद में आता है तराटक। तराटक करने के लिए वही जो मैंने बताया था, एक पॉइंट पे एक ज्योति लव या एक बिंदु पर एकाग्र होकर के बिना पलक झपकाए आपको देखना है, इसको तराटक कहते हैं। आंसू आता है जब तक देखना चाहिए जब तक आंसू नहीं आ जाए, और बीच में आंसू भी आता है तो आप पलक झपक भी जाए तो ठीक है, बट दोबारा से उसको प्रैक्टिस करना है। शुरू में 3 मिनट से लेके 5-7 मिनट 10 मिनट तक भी जा सकते हैं लोग, 15 मिनट तक भी करते हैं। ठीक है ना, तो ये नेत्रों के रोग दूर करता है तथा तंद्रा आदि को नष्ट करता है। तंद्रा नहीं आने देता है, जो थकान लगता है ना, आलस आती है, आलस्य तंद्रा, ये नहीं आती है। और त्राटक को बहुत गुप्त साधना बताया गया है, बहुत सीक्रेट साधना बताया गया है, ये तंत्र में भी की जाती है। और इसको तो बोला गया है त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, त्राटक को। आंखों में आपके पावर आ जाती है, तंत्र में इसके बहुत प्रयोग किए गए हैं। जिसको सिद्ध हो जाता है, अगर वो किसी के आंखों में आंखें डाल करके बात कह दे तो फिर उसको करनी पड़ती है, उसको मना नहीं करना पड़ता। सास ने बहू को बोला ऐसा करना है तो करना ही पड़ता है। सर जो जैसे आई साइट वीक होती है, जैसे चश्मा चढ़ गया, उसमें भी ये ठीक रहता है क्या?
रिकवरी हो जाती है पूरी। चश्मा उतार के अभ्यास कर सकता है उसका। नेति क्रिया से बहुत फर्क पड़ता है, जो उनको आई साइट का प्रॉब्लम है, तो वो जल नेति या सूत्र नेति का अभ्यास से तो बहुत ही फर्क पड़ता है। नंबर ज्यादा नहीं है तो उतर भी जाता है, और ज्यादा है तो उतना ही बना रहेगा मेंटेन, नंबर बढ़ने नहीं देगा जल नेति और सूत्र नेति के अभ्यास से। क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए सर इसका, जल नीति सूत्र नीति? सारी क्रियाएं, जितनी भी 60 क्रियाएं हैं, सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए। नहीं, महीने में कितनी बार? कौन सी क्रिया? जल नीति और सूत्र नीति। जब मैंने पढ़ाया था तो ये नोट कराया था, आप नोट देखिए, नोट्स बताइए जरा कोई। ये मैंने बहुत क्लियरली बोला था, जो भी क्रिया 60 क्रिया पढ़ाई थी, जितने प्रकार बताए थे, उनको सबकी फ्रीक्वेंसी नोट कराई थी। कौन सी क्रिया कितने दिन में कर सकते हैं, बोलो, नोट देखो। सर लिखी तो मैंने थी, पर मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। तो क्यों भूल रहे हो? उसको जब लिखा है तो वो बार बार सेम क्वेश्चन करोगे तो फिर आगे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर सर, क्लियर, आगे बढ़िए। क्लियर सर। कितना है, क्या देखा, बोलो। 10 to 15 days, 15 days में एक बार ऐसा कुछ तो। ज्यादा हो तो 1 week में एक बार भी कर सकते हैं। 3 दिन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मिनिमम 3 times a week से। नेति को 3 times in a week मिनिमम कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी बताया गया है, तो जो ऑलरेडी बताया हुआ है उसको आपको देखना ही तो है। पीछे देख लो, आपको नोट कराया है इंपॉर्टेंट चीजों को। तो ये नेति त्राटक हो गया। त्राटक के बाद में हमने त्राटक का अभ्यास करने के बाद में नौली क्रिया आती है। नौली क्रिया को थोड़ा सा आगे झुक, खड़े होकर के आगे झुक करके, श्वास को बाहर छोड़ करके, दोनों हाथ को नीज के ऊपर रख करके और रोटेट करते हैं एब्डोमेन, जैसा कि हमने गेरंट संगीता में देखा था। सेम प्रोसेस इसमें बताया गया है। पेट को, एब्डोमिनल मसल्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और जितने भी रोग हैं उनको दूर करता है, और हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ क्रिया है ये नौली क्रिया। इसके बाद में कपालभाति का आता है लास्ट। कपालभाति लोहार के धौंकने के समान जो है, पूरक रेचक करना कपालभाति कहलाता है, और ये कफ रोगों को दूर करती है। सर बेसिकली कपालभाति आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है ना, उसकी मसाज करता है ना। किसकी मसाज? मेटाबॉलिज्म। कपालभाति अगर हम करते हैं तो हमारे जो आंतें होती हैं, इन सब की मसाज होती है, और ये मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है ना। There are so many benefits of Kapalabhati. Not only metabolism और digestive fire को स्ट्रॉन्ग करता है, जेंटल मसाज देता है, इसके अलावा आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, कफ दोषों को भी दूर करता है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, मजबूत करता है, फैट को भी कम करता है, बेली फैट को कम करता है। इसके बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये अभी क्रियाएं हमारी हो गई, 60 क्रियाएं। इसके बाद में प्राणायाम के नाम केवल लिख लीजिए आप, एक एक में प्राण बताता हूँ। अगर हम पहले कपालभाति नाड़ी शोधन नहीं करते हैं तो हमें मनोन्मयी अवस्था प्राप्त नहीं होती है। प्राणायाम करने से जो मनोन्मयी अवस्था है, जो एकाग्रता की अवस्था है, वो हमें प्राप्त नहीं होती है। पहला प्राणायाम लिखिए, सूर्यभेदी या सूर्यभेदन। पहला प्राणायाम लिखिए सूर्यभेदन, केवल नाम लिख लीजिए, बाकी डिटेल में कल बताऊंगा। दूसरा उज्जाई प्राणायाम। तीसरा शीतकारी प्राणायाम। चौथा शीतली प्राणायाम। तीसरा क्या था? शीतकारी। अच्छा, ये बुक में नोट, आपके बुक में है, आप सूत्र नंबर 45 देखिए, 44 देखिए, सूत्र नंबर 43 एंड 44 देखेंगे तो मिल जाएगा। 43 सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा तथा प्लावनी, ये 8 प्राणायाम है। शीतली, भस्त्रिका,
शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ठीक है, मूर्छा प्लावनी, प्लावनी, ठीक है ना। अब ये मैं कल प्राणायाम जो है, प्राणायाम का जो 8 प्रकार के प्राणायाम है कैसे किए जाते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल प्राणायाम फिनिश करके हो सकता है हम मुद्रा और बंध भी देखेंगे और फिर समाधि नाद अनुसंधान के बारे में देखेंगे। सर 4th नंबर कौन सा था एक बार बता तो शीतकारी के बाद? शीतली, 4th नंबर शीतली। ठीक है, थैंक यू। सर ये आपने बताया सर्वप्रथम नाड़ी शोधन पहले नहीं करने से क्या होता है सर? वो मनोन्मयी अवस्था प्राप्त नहीं होगी। मनोन्मयी, ये क्या होता है सर? मनोन्मयी अवस्था होती है जब आप कपालभाति कभी किया है आपने, कुछ 400-500 स्ट्रोक, 500 स्ट्रोक करने के बाद एकदम ऐसे शरीर शून्य सा हो जाएगा और एकदम शांत एकाग्र, जब थॉटलेस की स्थिति में चले जाओगे और उस अवस्था में आप कुछ देर तक के लिए रहने का विचार मन होता है, कंप्लीटली साइलेंट की अवस्था में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मनोन्मयी अवस्था। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर एक चीज बताइए, मेरी एक कजन है, उसको है ना थोड़ा एंजाइटी